हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के पेपर से दोस्तों आज हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के लिए पहला प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, शारीरिक विकास, और बी है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, और सी है आत्म अभिव्यक्ति, और डी है दोस्तों सामाजिक विकास। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में जो लक्ष्य रखा गया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास का रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कमजोर छात्र की पहचान, और बी है कुशाग्र बुद्धि छात्र, और सी है शिक्षक का प्रिय छात्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि कमजोर छात्र की पहचान। और अगर यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से होता है कि छात्र की कमजोरियों की पहचान करना, या छात्र कहाँ पे असफल हो रहा है और छात्र को कहाँ पे सीखने में कठिनाई आ रही है, अगर इस प्रकार का ऑप्शन रहता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। तो साथियों प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और बी है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, और सी है दोस्तों कि उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है, और डी है प्रकरण का वो हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। निदानात्मक परीक्षण में इस प्रकार की समस्याओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, और बी है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का प्रमुख स्रोत है, और सी है कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, और डी है दोस्तों कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातुओं पर उकेरी गई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, और ये इंग्लिश वालों को पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है इसलिए हम थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई। तो दोस्तों जब मुद्रित की जाएंगी तो हस्तलिपि कहाँ से होगी। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी आपको हस्तलिपि ना देकर सीधा सीधा मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया होगा, तो इसीलिए इंग्लिश को भी थोड़ा सा जरूर देख लें। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तथ्यों का स्रोत लेख, और बी है प्रतिपुष्टि तंत्र, और सी है दोस्तों क्रियान्वयन, और डी है योजना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तथ्यों का स्रोत लेख। तो दोस्तों हम तथ्यों का स्रोत लेख का मतलब होता है दोस्तों इमला, कि हम तथ्यों की क्या लिखाएं, इमला लिखाएं। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम इमला क्यों लिखाएंगे, या इमला में क्या किया जाता है दोस्तों, स्रोत लेख में बच्चे की जो अशुद्धियों को दूर किया जाता है,
ये सामाजिक विज्ञान का हिस्सा तो नहीं है। हिंदी में हो भी जाएगा कि भाई श्रुत लेख द्वारा क्या करना है, बच्चों की अशुद्धियाँ दूर करनी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमें नहीं ही पूछा था। बाकी ये किसके, जो सामाजिक विज्ञान के अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है, बाकी ये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96। साथियों प्रश्न नंबर 96 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमुख समूहों को प्रतिनिधित्व करती हुई, और बी है कि मुश्किल होनी चाहिए, तो दोस्तों मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, तो पक्षपातपूर्ण वाली भी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए या प्रमुख समूह को का प्रतिनिधित्व करती हुई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 97 है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। मान लो कि दोस्तों आप एक अध्यापक हो और जो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक छापी गई है वो कैसी है, कठिन है। तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। हमें ऑप्शन दिया गया है कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, और बी है कि रटकर सीखने पर बल देंगे कि भैया रट लो, किताब तो बहुत क्या है, कठिन है, इस पर बल देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला है कि प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखाएंगे, कि दोस्तों आप क्या कराएंगे, समरी लिखाएंगे, सारांश लिखाएंगे पाठ का, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी है दोस्तों प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर रटवा देंगे बच्चों को या लिखवा देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कि अगर पाठ्य पुस्तक क्या है विद्यार्थियों के लिए क्या है, कठिन है, तो आप क्या करेंगे एक अध्यापक के रूप में, कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98 कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों भूगोल क्या पढ़ा रहे हैं आप, सब्जेक्ट के रूप में भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम कौन सी सामग्री है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानचित्र और समय ग्राफ और फ्लैश कार्ड और बैरोमीटर, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आप जितना बच्चे को मैप से पढ़ाएंगे उतना ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99। प्रश्न को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। हमें ऑप्शन दिए गए हैं परियोजना कार्य, और बी है समूह चर्चा, और सी है किताब पढ़ना, और डी है दोस्तों निबंध लिखाना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। समूह चर्चा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं, कि जब बच्चे क्या करते हैं समूह में चर्चा करेंगे तो उनमें नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि प्रभावी नागरिक बनाने के लिए ज्ञान प्रदान करना, और बी है कि सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, और सी है शिक्षण शिष्टाचार, और डी है सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? शिक्षण शिष्टाचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 101। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 101 है, निम्नांकित में कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? हमें ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो और लोथल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नांकित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे? दोस्तों किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी घर, स्थायी का मतलब है दोस्तों जहाँ पे एक ही जगह उन्होंने मकान बना लिया और वहीं पर रहने लगे। इससे पहले के जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे अपने शिकार के चक्कर में या अपने भोजन के चक्कर में। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि नवपाषाण संस्कृति में क्या है, प्रथम बार लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नांकित में किसे श्रीनगर, जो दोस्तों कश्मीर वाला है श्रीनगर है, ठीक है, हमारे उत्तराखंड वाले श्रीनगर की बात नहीं हो रही है, कि निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों निम्नांकित में किसे श्रीनगर, या जो श्रीनगर कौन सा, कश्मीर वाला, के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं कनिष्क, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि श्रीनगर के निर्माण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, निम्नांकित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं आर्यभट्ट, और बी है बारहमहीर, और सी है दोस्तों ब्रह्मगुप्त, और डी है दोस्तों चरक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बारहमहीर। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नांकित किस सन में प्रथम बार में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हमें कि 211 ईस्वी, 379 ईस्वी और 415 ईस्वी, और डी है दोस्तों 445 ईस्वी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि 379 ईस्वी में इसका जो प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 106 है, निम्नांकित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया? हमें ऑप्शन दिए गए हैं पद्म पाणि, और बी है दोस्तों मैत्री है, और सी है ब्रजपाणि, और डी है मंजूश्री। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैत्री है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, 9वीं शताब्दी का महाउदयपुरम राज्य निम्नांकित में किससे संबंधित था? तो दोस्तों चेर से संबंधित था, या चोल से संबंधित था, या पांड्य से संबंधित था, या पल्लव से संबंधित था? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि 9वीं शताब्दी का महाउदयपुरम राज्य चेर से संबंधित था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। तो साथियों प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने
शर्क़ी सुल्तान का अधिग्रहण किया था? हमें ऑप्शन दिया गया है बहलाल लोदी और इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा बहलाल लोदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ? हमें ऑप्शन दिए गए हैं काशी, प्रयागराज, कन्नौज और लखनौती। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो ये श्रेणी क्रम में दिया गया है सीधा सीधा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अकबर के काल में कृषि को कितने, तो 4 भागों में या 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, चांद बीवी निम्नांकित किस राज्य से संबंधित थी? बाजीपुर से संबंधित है, या गोलकुंडा से संबंधित, या बदीर से संबंधित है, या अहमदनगर से संबंधित थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, वो कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? हमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, बाल गंगाधर तिलक, और बी है दादा भाई नौरोजी, और सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी है दोस्तों फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग करा। ठीक है, और स्वराज की मांग उठाई, तो दादा भाई नौरोजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है कि 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? इटली, हंगरी और डेनमार्क और स्वीडन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इटली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। तो दोस्तों प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित था? हमें ऑप्शन दिए गए अब्दुल कलाम आज़ाद और शौकत अली और मोहम्मद अली, और डी है दोस्तों बदरुद्दीन तिएबाजी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, निम्नांकित में किसने सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि राजगुरु और बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह और सुखदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं, तो दोस्तों जब यूटेट 2021 ने संशोधित आंसर की या रिवाइज आंसर की दी, तो उसमें 2 प्रश्नों को सही उत्तर माना गया था। कौन कौन से? ए और सी को दोस्तों सही उत्तर माना गया था कि राजगुरु और भगत सिंह। इस प्रश्न जिसका भी या तो जिसने ए को लगाया होगा और जिसने सी को लगाया होगा, तो दोनों को ही दोस्तों 1-1 नंबर दिया गया था। ठीक है, 2 उत्तर को सही माना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नांकित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखक मतलब किसकी पुस्तक है? ठीक है, निम्नांकित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, और सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 117 है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों अगर आपको मैप वाली क्लास देखनी है तो इससे पहले मैंने एक क्लास कराई है और उसमें मैंने लगभग 20 से 25 प्रश्नों को मैप के माध्यम से समझाया है और बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपकी मैप से जो संबंधित जानकारी है उसमें क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ठीक है, और उस क्लास को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने मैप से संबंधित बहुत कुछ प्रश्न समझाए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है, दोस्तों हिमाचल प्रदेश की भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, सिक्किम की भी लगती है, लेकिन दोस्तों किसकी नहीं लगती है, बिहार की नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्नों को भी उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैप में जब आप चित्र की सहायता से क्या देखते हैं, नदियां देखते हैं कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो और अच्छे से आपको क्या समझ में आता है। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। तो दोस्तों प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता संधि, ठीक है, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का डैश डैश प्रतिशत उपयोग कर सकता है। हमें ऑप्शन दिया गया है 20, 50 और 33 और 80। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। और कौन कौन से 3 नदियों का दोस्तों हम 20% जल का उपयोग करेंगे, तो दोस्तों उसमें हो जाएगी, सबसे पहले हो जाएगी सिंधु नदी और उसके बाद हो जाएगी दोस्तों चेनाब और चेनाब के बाद झेलम। इनके का जो दोस्तों जल है तो इन नदियों के जल का हम कितने प्रतिशत उपयोग करते हैं, 20% उपयोग करते हैं। और अगली जो दोस्तों सिंधु की अगली 3 सहायक नदियां हैं उनमें हो जाएगा रावी और ब्यास और सतलुज। उन नदियों का जो दोस्तों जल है उन नदियों के जल का हम 80% जल का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है वो किसके मध्यस्थता में हुआ था, तो दोस्तों ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। और कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। प्रश्न है दोस्तों धुआंधार प्रपात किस नदी पर है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महानदी और नर्मदा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और कौन से राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, तो दोस्तों जबलपुर में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इन प्रश्नों को सबको जो ना साथियों मैंने मैप में बहुत डिटेल में समझाए हैं और उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं, हमें ए दिया गया है गिरी और हमें दिया गया है राजस्थान, तो ये वाला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मानस असम में है, बिल्कुल सही है। और दुधवा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और कान्हा मध्य प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गिरी कहाँ है, तो दोस्तों गिरी गुजरात में है। और गुजरात किसके, राजस्थान के कहाँ है, दक्षिण में है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है कि ये सुमेलित नहीं है। और क्यों नहीं है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि गिरी
राजस्थान में है, जबकि राजस्थान में न होकर कहाँ है, गुजरात में है। और ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों 122, थोड़ा सा और ऊपर को कर लेते हैं, फिर नीचे वाला प्रश्न भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है 122, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, एडम हिलेरी, और बी है बचेंद्री पाल, और सी है जुंगो ताइबे, और डी है दोस्तों फानतोंग। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि भैया सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन सी महिला चढ़ी थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन, जुंगो ताइम्बे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भारत की सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो दोस्तों बचेंद्री पाल। अगर आपको भारत की पूछा जाए कि भारत की कौन सी महिला एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, तो बचेंद्री पाल। और अगर दोस्तों सीधा सीधा पूछे जाएं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो दोस्तों जुंगो ताइबे है, और ये कहाँ से हैं दोस्तों, जापान से हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार का प्रश्न भी एक ना एक पूछा ही पूछा जाता है। या तो इस प्रकार से पूछा जाता है, और या सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। हमें क्या बताना है, उचित क्रम लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये मान लो ये पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल से बढ़ते हुए क्रम में हमें वायुमंडल की परतों को लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद ब्राह्य मंडल। तो दोस्तों ये वायुमंडल की 5 परतें हो जाएंगी। कितनी, 5, और ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल के बाद दोस्तों मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। हमें ऑप्शन दिए गए कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और मकर रेखा, और डी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों के तीनों रेखाएं दोस्तों किससे, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। लेकिन जो दोस्तों डी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो जो हमें 3 ऊपर वाली रेखाएं दी गई है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये कैसी रेखाएं हैं दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये क्या है दोस्तों, देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशयों को दर्शाने के लिए, या मैदानों को दर्शाने के लिए, या पर्वतों को दर्शाने के लिए, या पठारों को दर्शाने के लिए। तो दोस्तों ये तो लड्डू सा प्रश्न है, और ये प्रश्न सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जलाशयों को दिखाने के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। और पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण कितना % जल है दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल है। और जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी कैसे दिखाई देता है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, और इसीलिए पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है।
ठीक है। हमें पहला दिया गया है कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, सही बात है। और बी है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बात है। और सी है दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डी है साथियों कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होता है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो दोस्तों धात्विक भी तो होते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया और तांबा हो गया, ये तो धात्विक होते हैं ना। और यहाँ पे बताया गया कि सभी खनिज क्या होते हैं, अधात्विक होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें यही पूछा था कि कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। और जब सही नहीं है, हमें यही पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपाय तटीय शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है। हमें ऑप्शन दिया गया है रक्षक मेखलाएं और मल्चिंग, वेदिका फॉर्म और समोच्च रेखीय जुताई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। तो दोस्तों क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए इस प्रकार से वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है, और जो कि हवा अंदर ना आ पाए, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए इस प्रकार से वृक्षों को क्या है, कतार में लगाए जाते हैं, लाइन में लगाए जाते हैं। तो इस पर जो दोस्तों अगली क्लास होने वाली है, जब मैं डिटेल से आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है, तो उसमें इसको और डिटेल से आपको चित्रों के माध्यम से और डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। अगली क्लास हमारी इसी पर रहने वाली थी, लेकिन मुझे आई फ्लू हो गया है और उसके कारण मैं PDF को टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसको टाइप करने में ज़्यादा आँखों पर जोर पड़ता है, और अभी थोड़ा जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तब तक के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 128। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है गहन खेती और वनोन्मूलन, और सी है अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण है उसका जो कारण है वो क्या है, अधिक सिंचाई, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा कि तेलंगाना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दक्षिण में पड़ जाता है, और बाकी ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित दोस्तों जो गुजरात सरोवर बांध है ये सम्मिलित है इस परियोजना के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तेलंगाना नहीं है और नहीं है, इसीलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 130। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, और सिंधु का भी भारत में नहीं है, और सतलुज का भी दोस्तों भारत में उद्गम स्थल नहीं है, और गागरा का भी भारत में उद्गम स्थल नहीं है। एकमात्र नदी को यहाँ पे दिया गया है जिसका उद्गम स्थल भारत में है, तो कौन सी, गंगा। तो बाकी सारे ऑप्शन है, और जहाँ पे ऑप्शन 3 नहीं है और बाकी सारे हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 131। तो दोस्तों क्या करना है, हमें सुमेलित करना है, ए को बी से सुमेलित करना है, ठीक है। तो दोस्तों ए को बी से सुमेलित करना है, और हमें ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रश्न तो हमने पढ़ लिया कि सूची ए को बी से क्या करना है, के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों में दिए गए
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करने वाले हैं कि भैया सही मिलान क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जूम, तो दोस्तों जूम कहाँ होता है? जूम कृषि कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कुमारी, तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट में, कन्याकुमारी, बताइए ना हमें इतना तो। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों वाल्टरे, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, वाल्टरे का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और अगर हम बात करें दोस्तों पोंडू, तो ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 132। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है 132, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंचुत पर्वत है? हमें ब्रोंचुत पर्वत का उदाहरण बताना है कि कौन सा है। हमें ऑप्शन दिए गए हिमालय पर्वत और यूराल पर्वत और अल्पेशियन पर्वत और वासजैस पर्वत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि ब्रोंचुत पर्वत कौन सा है, तो वासजैस ब्रोंचुत पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, वर्तमान में राजनीतिक संपर्क में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? रेडियो है, और या राजनीतिक दल है, या सोशल मीडिया है, या दबाव समूह है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वर्तमान में राजनीतिक संपर्क में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, तो दोस्तों सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के तहत ही तो हमें पता लगता है कि राजनीति में क्या चल रहा है, या सरकार कौन से काम कर रही है। सरकार की आलोचना हो या सरकार की अच्छी बातें हो, तो हमें किसके द्वारा पता लगती है? तो दोस्तों सोशल मीडिया के ही द्वारा पता लगती है कि कौन सा सांसद क्या काम कर रहा है, या सरकार किस प्रकार की नीतियां ला रही है, या सरकार की आलोचना हो या तारीफें हो, तो हमें कहाँ से सरकार की बारे में या राजनीति संपर्क के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? सोशल मीडिया। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 134। अब यहाँ से पॉलिटिकल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है, और या मुख्यमंत्री से संबंधित है, या प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो दोस्तों जो भारत की 12 अनुसूचियां हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से लगभग लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार के यूटेट एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। कभी कभी तो 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि एक आपको सीडीपी में पूछ दिया जा सकता है, और हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या संस्कृत में भी पूछा जा सकता है, और सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उस क्लास को नहीं देखा है, तो उस क्लास की लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। आप उस क्लास को भी जरूर देखें। आपके लगभग 3 प्रश्न वहां से पक्के हो जाएंगे यूटेट पेपर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य, मतलब राज्यसभा से संबंधित है, और राज्यसभा में भी कैसे संबंधित है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों का आवंटन। बात समझ में आई? ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए कितने सदस्य राज्यों से होंगे और कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, तो इसका आवंटन किया गया है। तो दोस्तों भारत में कितने 28 राज्य है, तो 28 के 28 राज्यों से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से साथियों 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, तो दोस्तों दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली के बाद दोस्तों अगला जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर के बाद दोस्तों तीसरा पांडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 135। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था? तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब मूल संविधान था या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय
हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे या 7 मौलिक अधिकार थे। और उनमें से जो दोस्तों 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है या लुप्त किया गया? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में रखा गया। और कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया, कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो दोस्तों 300A में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 136 कि भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1950 और 1952 और 1954 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना को प्रारंभ किया गया है, कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। तो साथियों प्रश्न है कि वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। राजतंत्र देखिए हमारे देश में क्या लोकतंत्र है और इसके विपरीत होता है राजतंत्र। तो कौन सा देश वर्तमान में ऐसा है जहां पे फिर भी दोस्तों क्या है? राजतंत्र है। हमें ऑप्शन में दिया गया है कि अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका में क्या है? लोकतंत्र है। और अगर हम बात करते हैं चीन, तो चीन में भी राजतंत्र नहीं है। और अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब, तो दोस्तों सऊदी अरब में भी नहीं है। तो कौन से देश में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम में वर्तमान में भी क्या है? राजतंत्र है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, भारत के पास भी क्या है? अपना लिखित संविधान है। और स्विट्जरलैंड के पास भी अपना लिखित संविधान है और अमेरिका के पास भी अपना लिखित संविधान है। तो दोस्तों किसके पास नहीं है? तो ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। और दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि किस देश का संविधान, किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? तो दोस्तों हमारे देश का जो लिखित संविधान है और हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। तो साथियों प्रश्न है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है। ठीक है, हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है संपूर्ण शक्तियां होती है या नामात्र की शक्तियां होती है या सीमित शक्तियां होती है या कोई भी शक्ति नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो हमारा भारत है, हमारे देश में क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, और हमारे देश में जो दोस्तों राष्ट्र का मुखिया है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जो दोस्तों शक्तियाँ होती है वो नामात्र की शक्तियाँ होती है। और वास्तविक शक्तियों का उपयोग दोस्तों कौन करता है या प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 140। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी? संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? भाई मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता भी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 141। प्रश्न को हल्का सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 141 है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बी है परमादेश और उत्प्रेक्षण, और डी है दोस्तों
अधिकार पृच्छता। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से कौन मतलब इससे कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। मैं आपको हिंट के लिए थोड़ा सा दे देता हूं, या अनुच्छेद 20 है या अनुच्छेद 22 है। आपको कमेंट करके बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है या कौन से अनुच्छेद में बंदी प्रत्यक्षीकरण का वर्णन किया गया है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 142 कि निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। कि जो भारतीय नहीं है, गैर भारतीय का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी भारतीय क्षेत्र में प्राप्त अधिकार है। कौन सा है? वाक स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। और सी है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। और डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों वो भी क्या है, कानून के समक्ष क्या है, सम्मान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 143 और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संसद का गठन होता है, कि जो भारत की संसद है इसका गठन कैसे होता है, किन किन को मिलकर होता है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा, और बी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, और केवल राष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा, केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा द्वारा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों किसके? संसद के अंग होते हैं। तो संसद का गठन भी दोस्तों इन तीनों से ही होगा। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो दोस्तों अगर सदन पूछे जाएं तो सदन 2 है। और अगर संसद के अंग पूछा जाए तो अंग कितने हैं? 3 है। कौन कौन से 3 अंग है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और कौन कौन से 2 सदन हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 144, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? हमें ऑप्शन दिया गया है कि 1991, 1992, 1993, 1994। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कि जो इंग्लिश वाले साथियों को भी दिख जाए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन और 75वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो दोस्तों पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। तो दोस्तों प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? हमें ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा, और बी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और सी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, और डी है विधि मंत्री द्वारा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 147, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
हमें ऑप्शन दिया गया है 1 माह के अंदर, और बी है मतलब बी है कि 2 माह के अंदर, और सी है 6 माह के अंदर, और डी है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति प्रस्तुत कितने 1 माह के अंदर की जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार से लग सकता है। तो दोस्तों आपातकाल के कितने 3 प्रकार हैं, और कौन कौन से। पहला हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि राज्यों में राज्य सरकार का विफल होना, जिससे क्या लगता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ठीक है, और इससे संबंधित दोस्तों अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो दोस्तों 352 हो जाएगा, और अगर हम दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 354 हो जाएगा, और दोस्तों अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो दोस्तों 360। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से संबंधित है, या बी है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, और सी है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है या ये किसका कथन है? हमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों माइकल, और बी है हेमिंग, और सी है फॉरेस्टर, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेमिंग। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में एक कमेंट करना नहीं भूलना है कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलना है, और साथ में आपको एक काम और करना है कि जिन भी साथियों का बीएड का पेपर है उन तक इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलना है, और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? ऑप्शन दिए गए हैं विचार विमर्श विधि, और बी है समस्या समाधान विधि, और सी है प्रयोगशाला विधि, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और आप कमेंट नहीं करते हैं, आप अपने आप को अभिव्यक्त करना ही नहीं चाहते हैं, या तो आप इतने बिजी हो कि आपके पास कमेंट करने के लिए समय नहीं है, और या आप अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करना ही नहीं चाहते कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, और या आपको कोई सा प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप उस प्रश्न को भी बता सकते हैं कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया है, अगले क्लास में बता दें, या मैं कॉमेंट करके ही उस प्रश्न को आपके कॉमेंट पर गया उसका उत्तर दे दूंगा कि ये इसका इस प्रकार से होता है। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।